बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स ऑन पीएसएल स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं। और मेरे साथ मेरी को होस्ट हैं मिनाहिल शेख और हमें हमारे एनालिस्ट इजहार बाजवा ज्वाइन कर रहे हैं। जी इरफान, कल मुल्तान सुल्तान्स के पेशावर ज़ल्मी का मैच हुआ, उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं आपके उससे पास? पहले अगर बात करना चाहें तो बड़ा कल एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हमने देखा कि कराची में हुआ, बट हमारी फोर्सेस ने बड़ा टाइमली उसमें रिएक्ट किया और तमाम सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया। ये एक अनफॉर्चुनेट और ऐसी चीज़ें, ओबियसली एक उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमारे कंट्री के अंदर जिस तरह हम पूरी नेशन इस टाइम एक फेस्टिवल के समा को एंजॉय कर रही है, ये चीज़ें समहाउ हमें लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक बनने की कोशिश करती हैं। जो दूसरे हमारे एनिमीज हैं वो आके अपना रोल प्ले करने की कोशिश करते हैं, बट पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सेफ कंट्री, हमारी फोर्सेस बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। और हमारे जो शोधा हैं उनकी बात की जाए तो हमेशा उनकी कुर्बानियों से ये मुल्क उसी तरह फ्लरिश कर रहा है। और ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि आज फोर्सेस की तरफ से भी स्टेटमेंट आई, हमने सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी देखी, और सिटी साहब की अभी कुछ देर पहले प्रेस रिलीज जारी हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मैच जो है वो टाइमली होगा। और इसका कुछ कंसर्न नहीं है। हमने तमाम लॉ फोर्सेस एजेंसीज को इसमें ऑन बोर्ड किया है। हमारी जो सिक्योरिटी है और स्क्रूटनी जो इसके हवाले से है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, और हमने श्योर किया है तमाम फॉरेन और लोकल प्लेयर्स को कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसका जो इंसिडेंट हुआ उसका स्पोर्ट्स के साथ किसी तरह भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये मेरा बड़ी शाइन चीज़ है। इज़हार, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? देखिए, मैच पे बात करते हैं। कल बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ। मुल्तान सुल्तान्स ने टॉस, पेशावर ज़ालमी ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग ली। जी, ट्रेंड यही नज़र आ रहा है कि जो भी टॉस जीतता है उसकी कोशिश होती है चेज़ करे, ड्यू फैक्टर है उसको कर्टेल करने के लिए। लेकिन जो स्कोर उन्होंने इतना ज़्यादा मुल्तान सुल्तान ने सेट कर लिया कि जो चेज़ेबल ही नहीं था मेरे ख्याल में, और चेज़ करना बहुत ही वन ऑफ इंसिडेंट है कि 200 प्लस आप T20 में चेज़ कर लो। स्टार्ट बड़ा कॉशियस था मुल्तान सुल्तान्स का। रिजवान और शान मसूद स्टार्ट डिसेंट था, कॉशियस था। पहले 6 ओवरों में उन्होंने 40 के करीब स्कोर किया। फिर मेरे ख्याल में शान मसूद की विकेट मुल्तान सुल्तान के लिए बड़े करेक्ट टाइम पे गिरी। उस टाइम वो एक्सेलरेट करना चाह रहे थे, लेकिन शान मसूद से एक्सेलरेट नहीं हो पा रहा था। इस वजह से उन्होंने दोबारा उसी तरह की डिसमिसल हुई जिस तरह पिछले मैच में हुसैन तलत ने लाहौर कलंदर के अगेंस्ट हुआ था। लाहौर कलंदर के हुआ था, फाइन लेग पे वो शॉर्ट फाइन लेग पे कैच हुए थे। कल भी इसी तरह हुआ। फिर आके रूसो ने बहुत ही कमाल शानदार इनिंग्स खेली। कोई ऐसी शॉट नहीं जो उसने ना खेली हो। और उसकी इनिंग्स को देख के मुझे सूर्या कुमार यादव की वो इंटरव्यू याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं जब बैटिंग करने जाता हूँ मेरे जहन में 2-3 शॉट्स होती हैं फील्ड के मुताबिक। अगर मुझे वो शॉर्ट पिच करेगा तो मैं पुल करूँगा, अगर मुझे फुल बॉल कराएगा तो मैं ड्राइव करूँगा। इसी तरह रूसो की कल गेम में भी हमें यही नज़र आया। उनके पास हर तरह की उन्होंने शॉट खेली, उन्होंने पुल किया, उन्होंने लेट कट किया, उन्होंने ड्राइव किया, और इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स ऑफ T20। 75 रन्स इन 36 बॉल और पूरा मोमेंटम चेंज कर दिया। आप देखें कि पहले 6 ओवरों में मुल्तान सुल्तान ने सिर्फ 40 रन किए, उसके बाद अगले 14 ओवरों में मुल्तान सुल्तान ने 170 रन किए। तो ये सारा क्रेडिट रूसो को जाता है। ही सेट द पेस कि वो एक अच्छी उनको स्विफ्ट जीत मिल जाए। उसमें ये देखें, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। जैसा हमने कल मैच से प्री मैच भी डिस्कशन की थी कि शान मसूद और रिजवान एक तरह के बैटर हैं। अब इंटरनेशनल जो क्रिकेट की डिमांड है दैट इज़ इंटायरली डिफरेंट। अगर इन दोनों का बैटिंग स्टाइल देखें तो आपको रिजवान भी सम हाउ इंटरनेशनल लेवल पे लेटर ऑन हमने देखा, इस साल के खासतौर पे वर्ल्ड कप से देख रहे हैं कि एक्सपोज होना शुरू हो गए। उनकी लिमिटेड शॉट सिलेक्शन है, जो आप लेग साइड पे वो पुल मारते हैं या हुक मारते हैं। अब जब तक टीम उस पर काम करके आती हैं वो आपको कर्टेल कर लेती हैं। हमने देखा कि दायरे के बाद भी अगर आपने देखा हो तो उनकी जितनी भी 2-4 बाउंड्री लगाई वो इसी शॉट पे मारी, जो स्पिनर को टांग आगे करके स्वीप मारा उन्होंने। अगर वो लग गया तो फाइन, अदरवाइज 2-3 चौके, उनके 2 चौके पीछे भी हुए, और उसी शॉट के ऊपर फिर मुकीम ने उनको आउट किया। इसी तरह शान मसूद की जैसे हमने बात की, तो शान मसूद के साथ भी एक हमें वही प्रॉब्लम नज़र आ रहा है कि उनके पास भी लिमिटेड शॉट्स हैं। और अगेन जो एक 6 मंथ से हम ट्राई कर रहे थे कि शान मसूद जो है वो T20 कमोडिटी है, वो खुद उसको प्रूव कर रहे हैं कि वो नहीं है। उसका जो बेस्ट एलिमेंट हमें नज़र आया, जो आपको एक कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस नज़र आई, वो रिली रूसो की आई, जैसे आपने कहा। अब उनकी दोनों, रिजवान ने 66 किए, उन्होंने 78 किए। तो अगर आप उनकी शॉट सिलेक्शन देखें, उनकी फ्री फ्लोइंग शॉट्स देखें, तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। पिच का रोल भी नहीं वो, जो उनका इंटरव्यूज हमने सुना है, इवन जो रिजवान का भी, वो ये कहते कि शुरू में पिच थोड़ी मुश्किल थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता लेटर मैं इसी तरफ आने लगा था कि पिच एक दम एक बॉल के बाद चेंज नहीं हो जाती। कि शान मसूद आउट होते हैं,
रेली रूसो आते हैं और वो दूसरी तीसरी बॉल पे बाउंड्री लगा देती हैं। कोई मैजिक तो नहीं था ना कि एक बटन ऑन किया, पिच खराब थी, बटन ऑन किया, रेली रूसो आए तो पिच किसी ने ठीक कर दी। पिच को ठीक होने में टाइम लगता है। कल तो हमने देखा कि लेटर ऑन ड्यू फैक्टर भी नहीं आया, जो कि नॉर्मली कुछ मैचेस में लास्ट 7-8 ओवर में या 10 ओवर्स में आ रहा है। तो रेली रूसो की जो बैकबोन मैं हमेशा कह रहा हूँ मुल्तान सुल्तान की तरफ से, लास्ट ईयर भी बड़ी शानदार सेंचुरी उन्होंने की थी। और जो स्ट्राइक रेट आप देखें, सबसे खूबसूरत चीज़ जो उनकी बैटिंग के अंदर है वो 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है। उनका 208.3 स्ट्राइक रेट। और इतना खूबसूरत किस्म की उनकी शॉट सिलेक्शन, चाहे आप पुल की बात करें, हुक की करें, कवर ड्राइव की करें, उनको अपनी स्ट्रेंथ का पता है कि जिस तरह का स्पिनर के अगेंस्ट आप देखें कि आगे निकल के मारना है, फास्ट बॉलर को अगर पीछे बॉल कर रहा है तो हुक मारना है। अगर थोड़ी सी हम ज़ल्मी की बात करें तो उनके जो बॉलर्स भी जो वो प्लेसेड नजर आए। वो क्या था कि एक ही लेंथ पे बॉल कर रहे थे, तेज करने की बॉलिंग कर रहे थे। अगर आप कंपैरेटिवली मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग देखते तो उन्होंने हर तरह की वैरायटी भी यूज़ की। वो स्लो वन भी कर रहे थे, शॉर्ट बॉल भी कर रहे थे, स्लो बॉलर भी कर रहे थे। देखें, जब क्रिकेट में आपके अगेंस्ट अटैक होता है तो आपकी हम बात करते हैं कि वेरिएशन लेके आनी होती है। आप एक तरह की एक लेंथ पे बॉल नहीं करते। गुड लेंथ पे अगर आपको हिटिंग होना शुरू हो गया तो आप शॉर्ट लेंथ पे आएंगे, स्लो लेंथ पे आएंगे। रूसो के अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट थी उनका भी बड़ा अच्छा रोल था। मिलर ने बड़ा अच्छा उसका कैमियो था। 23 रन उसने सिर्फ 14 बॉलों में किए, 164 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद कीरन पॉलर्ड आए, उन्होंने एक ओवर में 6 बॉलों में 15 रन किए। तो सपोर्टिंग कास्ट भी इसको रूसो को बहुत अच्छी मिली। इसमें मिलर था या का वो कीरन पॉलर्ड था, तो एज अ टीम एफर्ट बड़ी अच्छी थी। अभी तो ब्रैथवेट की बैटिंग नहीं आई। अभी कंसर्न है, कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पेशावर ज़ालमी वो ये है कि उन्हें आखिरी 5 ओवरों में 70 रन पड़े, जो डेथ बॉलिंग है। और उसमें जो विच इज अनदर वेरी बिग कॉज ऑफ कंसर्न फॉर देम है कि उन्होंने कल वाले मैच में भी 3 नो बॉलें कराई, पिछले मैच में उन्होंने 5 नो बॉलें कराई और कल वाले मैच में फिर उनकी 3 नो बॉल्स थी। और उसके बाद जो उनकी फील्डिंग थी वो भी बड़ी है वाइड थी। 3-4 ऐसे, वहाब रियाज ने एक बहुत सिंपल बॉल छोड़ दी, उसके बाद आखिरी ओवर में 2-3 ऐसे चौके लगे जो फील्डर रोक सकता था। तो दिस इज समथिंग दैट दे नीड टू वर्क ऑन। अच्छा इजहार, जब हम बैटिंग की बात करें तब तो हमने देखा मुल्तान सुल्तान की बहुत अच्छी रही। बॉलिंग की हम बात करें तो वो भी बहुत अच्छी रही। हु डू यू थिंक वाज द की बॉलर कल मुल्तान सुल्तान की तरफ से? मेरे ख्याल में एक तो एहसानुल्लाह था, उसने अच्छी विकेट, 3 विकेट्स ली उन्होंने जी। बाबर आजम की जो उसकी पहली विकेट थी, आप देखें जैसे ही उसने उसको आउट किया उसके बाद वो सजदे में गिर गया। दैट विकेट मेंट अ लॉट टू हिम। उसकी ना पीछे एक रीजन थी। उससे एक दिन पहले इंटरव्यू किया गया और उससे कहा गया कि आपने जिस तरह एक डेविस्टेटिंग किस्म का स्पेल किया है और अब आप न कल मैच खेलने जा रहे हैं तो आप उसको कैसे देखते हैं? तो ही सेड कि मेरे लिए जो सबसे की विकेट है वो बाबर आजम की। दिस इज माय ड्रीम कि मैं अपने कप्तान, पाकिस्तानी कप्तान और मेरा फेवरेट बैटर भी है, उसको आउट करूं। और जब देखें कि उसने जो एक एनर्जी शो की, क्योंकि बाबर को आगे बॉल करके आउट करना बहुत मुश्किल टास्क है। अपने स्पेल की पहली बॉल थी और वो देखें वो बॉल भी आगे पिच की। नॉर्मली जितना अच्छा बैटर होता है वो आगे जो पिच होती है बॉल उसको उतना अच्छा खेलता है। अब बैट्समैन फुल मारा, हुक मारा, उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि टॉप एज लग गया कुछ। तो ये उसकी इंटेंट नजर आ रही थी कि वो कितना कीन था, विकेट लेना चाह रहा था। यस, ये उसकी इंटेंट थी। और शुरू में आते साथ ही उसने पहली बॉल आगे की। बाबर उस पेस को शायद जज नहीं कर पाए, थोड़ा सा लेट हुए खेलते हुए। बाबर का कल ऑफ डे था, लेकिन मोहम्मद हारिस और साइम अयूब दोनों ने क्या कमाल इनिंग्स खेली। मोहम्मद हारिस तो ही वाज ऑन सॉन्ग, हर तरह की शॉट मार रहा था, स्पिनर को भी मार रहा था, पेसर को भी मार रहा था। और उसका जब बाद में इंटरव्यू सुना उसने बड़ी दिलचस्प बातें की कल इंटरव्यू में। उसने एक तो ये कहा कि जो बड़ी उसने दिलचस्प बातें की, एक तो उससे ये पूछा गया कि पाकिस्तान टीम में ऑलरेडी काफ़ी विकेट कीपर्स हैं, आपका क्या ख्याल है आपकी इस सिचुएशन में जगह बन सकती है कि नहीं? उसने फिर मिसाल दी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की, उनके पास भी 4-5 विकेट कीपर्स हैं। दिस इज़ नॉट अ बॉटलनेक, अगर मैं अच्छी बैटिंग करूंगा तो मैं टीम में आ जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने पूछा गया कि एहसानुल्लाह जो है उनको आपने फेस नहीं किया, आपके ख्याल में ये आपकी खुशकिस्मती है या उनकी खुशकिस्मती है कि एहसानुल्लाह को आपने फेस नहीं किया? उसने कहा एहसानुल्लाह को मैं बड़ा डोमेस्टिक सेटअप में डेली खेलता रहता हूँ और मैं विकेट भी कीप करता हूँ, तो वो उसकी खुशकिस्मती है, वो मेरे से बच गया। अगर वो मुझे बॉलिंग कराता तो मैं उसको काफ़ी तो ये उसमें एक और जो इंटरेस्टिंग उसने बात की, उससे जब पूछा गया कि आपके ख्याल में जो रन आउट हुआ वो आपका कसूर था या साइम का कसूर था, उसने अपनी गलती मानी कि मेरा ही कसूर था, मुझे ज्यादा मैंने ईगरनेस शो की, मुझे नहीं निकलना चाहिए था। और उसने अपनी गलती का इतराफ किया, विच इज अ गुड साइन फ्रॉम अ यंगस्टर। देखिए, अगर यंगस्टर की जैसे हम बात करें तो हारिस को हम वर्ल्ड कप से सपोर्ट करते जा रहे हैं। मैं तो खैर उससे पहले 6 मंथ से बात कर रहा हूँ कि ये एक ऐसा लड़का है जिसको कांस्टेंट बेसिस के ऊपर टीम का पार्ट होना चाहिए। T20 फॉर्मेट के अंदर तो मस्ट ये पार्ट आपका बनना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह की ये स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा है, हमें एज ए ओपनर पाकिस्तानी टीम में भी रिक्वायर्ड ऐसा प्लेयर, और जो एनर्जी लेके आता है नॉट ओनली विद हिज परफॉर्मेंस, वो फिर पूरी टीम को भी उठाता है।
जिस तरह हमने देखा कि बाबर कल जल्दी आउट हो गए थे और उसके बाद इस तरह साइम अयूब के साथ इसकी जो पार्टनरशिप थी, साइम अयूब को भी जितना क्रेडिट देना चाहिए वो देंगे हम, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट ईयर ये कोयटा ग्लैडिएटर से खेले तो इनके पास थोड़ी लिमिटेड शॉट्स नजर आई, बट डोमेस्टिक से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। डोमेस्टिक से इन्होंने लास्ट जो सीजन भी खेला डोमेस्टिक का बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया और अपनी शॉट्स को बड़ा इन्हेंस किया, वैरायटी बहुत लेके आए। और जब ये दोनों खेल रहे थे तो दैट वाज अ क्वाइट पॉसिबल थिंग कि अगर ये थोड़ा सा अपना प्रलॉन्ग कर जाते इनिंग्स को तो देयर वाज इन द हंट, और जैसे फिर इन दोनों की विकेट मिली और मेरा ख्याल है वो डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट वो एग्जैक्टली इसमें क्रेडिट जाता है अब्बास अफरीदी को। हम इसानुल्लाह के बारे में बात करेंगे, उसामा मीर के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो अब्बास अफरीदी का कल के मैच में रोल था वो बड़ा क्रूशल था। एक तो उन्होंने बड़ा डिसाइसिव रन आउट किया मोहम्मद हारिस का, वही सबसे बड़ा टर्निंग मोमेंट था। अगर वो कंटिन्यू करते रहते तो बड़ा मुश्किल होना था मुल्तान के लिए टारगेट अपना डिफेंड करना। उसके बाद उन्होंने दो बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, एक तो उन्होंने पावल को आउट किया, दूसरा उन्होंने जिमी नीशन को आउट किया। ये दोनों बड़े डेंजरस प्लेयर्स हैं और ये अगर कंटिन्यू करें तो ये भी मुल्तान सुल्तान देखिए निशम की विकेट तो खैर बिल्कुल सेकंड लास्ट विकेट थी, बट वो जो क्रूशल पॉल की थी, पॉल हम सब जानते हैं बहुत बड़ा पावर हिटर है और इस तरह हमें लगता था कि वो कुछ कर सकता है क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा लंबी शॉट्स की सिलेक्शन है। बट जैसे हैविंग सेड दैट कि वो जो टर्निंग पॉइंट था वो हारिस का रन आउट था और बड़ी शानदार डायरेक्ट विकेट पे थ्रो मारी। मेरा ख्याल है कि हम अगर डिटेल में बात करें सारी चीज़ को तो वो अभी तक का बेस्ट स्पिनर हमें नज़र आ रहा है पीएसएल के अंदर, वो उसामा मीर है। चाहे हम पहले मैच में देखें, सेकंड मैच में भी देखा और तीसरे मैच में भी कल भी हमने देखा, वो डे बाय डे इम्प्रूव करता चला जा रहा है। उसको अगर रन कंसीड भी करता है तो वो पैनिक नहीं करता, और ख़ास तौर पर जो वो अपनी वो लेंथ को वेरी करता है एज पर बैट्समैन। जैसे हमने देखा कि उसने जो सेकंड और थर्ड विकेट ली उसने अपने बॉल को खींचा, जैसे हम क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, बैट्समैन को उसने देखा आगे आते हुए तो उसने बॉल को थोड़ा स्किड किया। तो ये एक श्रूड बॉलर की निशानी है जिसके पास लेग ब्रेक भी है, गुगली भी है, फ्लिपर भी अच्छा है, बॉल को स्किड भी करता है। तो ये अगर इतनी आपको, और अगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लेग स्पिनर का हम देखते हैं कि उसकी लेंथ जो है वो प्रॉपर जगह पे बॉल गिरती नहीं है। पाकिस्तान टीम के लिए बड़ा गुड साइन है क्योंकि हम बड़ा अभी डेब्यू भी रिसेंटली कर चुके हैं, लिमिटेड ओवर्स में हम बहुत ज्यादा रिलायंट रहे शादाब खान पे, तो ये एक एज अ बैकअप ऑप्शन जब शादाब खान इंजर्ड हो या आउट ऑफ फॉर्म हो तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा। ये पास में हमने देखा है जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर शेन वॉर्न और मैगेल इकट्ठे खेलते थे, ये अगर आपका इस लेवल पे ये आपकी परफॉर्मेंसेस देना शुरू करते हैं तो कोई इसमें मुजाहिका नहीं है कि दो स्पिनर खेल सकते हैं। जैसे नवाज और हमने देखा कई दफा इमाद बड़ा टाइम दोनों इकट्ठे खेलते रहे, तो ये दोनों को खिलाया जाता है। प्लेसेस बड़ा अच्छी चीज है शादाब और उसामा मीर का। और इंटरेस्टिंगली जो 3-4 लड़के जो पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है जिन्होंने कल परफॉर्म किया, एक तो उसामा मीर, दूसरा इसानुल्लाह हैज आल्सो द पोटेंशियल टू प्ले फॉर पाकिस्तान। उसी तरह साइम अयूब और मोहम्मद हारिस, इनको देख के लगता है कि ये लड़के पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर सकते हैं, और अगर ये राइट अपना इनको एक मैनेजमेंट भी अच्छी इनको ग्रूमिंग करे, ट्रेनिंग करे, उन्हें एक राइट इन्वायरमेंट दिया जाए और ये भी अप्लाई करें, एफर्ट करें, प्रोफेशनलिज्म शो करें, अपनी गेम को इम्प्रूव करें, तो ये पाकिस्तान को बड़ा अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं एट इंटरनेशनल। साइम अयूब के वाले से अगर मैं थोड़ा ऐड मजीद करूं, जिस तरह मैंने बताया कि ये लास्ट ईयर इमर्जिंग प्लेयर के तौर पे इनको पिक किया गया था कोयटा की तरफ से और बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंसेस थी इनकी, बट जिस तरह कहा कि एक साल से जिस तरह इन्होंने इम्प्रूव किया, डोमेस्टिक में बड़े अच्छे रन्स किए। सबसे अच्छी चीज़ किसी प्लेयर की एक इंटरनेशनल प्लेयर बनने के लिए ये होती है कि उसके पास शॉट्स की वैरायटी होनी बहुत ज़रूरी है। उसके पास हर तरह की जब शॉट होगी तो वो सक्सेसफुल है, और ख़ास तौर पे जिस तरह ये बैटिंग कर रहा है और एक बड़ा वर्सटाइल किस्म का बैट्समैन नज़र आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंडेड बैट्स में सईद अनवर के बाद एक बड़ा 2-4 सलमान बट हमने देखा, 2-4 और नाम शर्जील फ़खर आए, बट इस तरह की वैरायटी जो एक क्लासिक किस्म की हिटर के अलावा उनके पास इनोवेशन भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी अपना एक मैच जीती, एक मैच हारी, अब उनको अपने किस लाइनअप के ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है, बैटिंग लाइनअप या बॉलिंग लाइनअप? देखिए, एक तो फील्डिंग डिसिप्लिन है। कल मेरे ख्याल में एक तो उन्होंने जो 3 नो बॉल्स दी और उसके अलावा 4-5 ऐसे फील्डिंग मिस की जिस वजह से उन्हें 20-25 रन जो उन्हें एक्स्ट्रा पड़े, वो फील्डिंग डिसिप्लिन और दूसरा नो बॉल्स की वजह से। एक तो इस चीज़ पर उन्हें वर्क करने की जरूरत। दूसरा उनकी डेथ बॉलिंग उनके पहले मैच में भी उन्हें जो आखिरी 5 ओवर है उसमें काफ़ी मार पड़ी, और कल वाले मैच में भी उनको डेथ बॉलिंग में जैसे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं आखिरी 5 ओवरों में 70 रन पड़े। इस पे उन्हें मेहनत करने की काफ़ी ज़रूरत है। इसमें ना सबसे बड़ी चीज़ जो कल मैं मैच के शुरू में हम बात कर रहे थे प्री मैच डिस्कशन में, वहाब रियाज का बहुत बड़ा उनको डेंट आ रहा है। वहाब रियाज उनका सबसे सक्सेसफुल बॉलर रहे हैं लास्ट तमाम सीजन के अंदर, कैप्टन भी 2 साल रहे, और उनकी परफॉर्मेंसेस जो थी हाईएस्ट विकेट टेकर भी है मुल्तान सुल्तान ये पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। तो अब जो नज़र आ रहा है कि उनकी जो पीक है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही है, उनका पेस भी कुछ नॉच नीचे आ गया है।
जो डिफरेंट वेरिएशन भी लेके आते हैं वो भी नहीं आ पा रही। फील्डिंग में भी हमें नज़र आ रहा है कि फिटनेस लेवल वो इंटैक्ट नहीं है, लिथाजिक नज़र आ रहे हैं। Exactly. तो ये मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत बड़ा डेंट आ रहा है। और अभी कोई ऐसा लड़का उनके पास नहीं है, जैसे हमने देखा कि धानी गया तो सानुल्लाह ने आके उसको कवर अप कर लिया और बड़ा खूबसूरत कवर अप किया, अब्बास ने कवर कर लिया। शावर ज़ल्मी की जो बॉलिंग लाइनअप में नज़र आ रहा है कि उनके पास इस तरह का कोई बॉलर नहीं है कि जो आके उसको रिप्लेस कर सके। हाल दो के सलमान अरशाद को हमने देखा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट अगेन वो उनकी लाइन लेंथ पे भी क्वेश्चन मार्क है, वो भी नो बॉल कर जाते हैं। इसी तरह सुफियान मुकीम जो इस दफ़ा के इमर्जिंग प्लेयर है, अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर नज़र आ रहा है, चाइना मैन बॉल करते हैं, गुगली भी करते हैं, अच्छी उनके पास वैरायटी है। लेकिन अगेन थोड़ा सा ग्रेजुअली सीखेंगे। थोड़ा सा हमें नज़र आया कि उनकी लेंथ का प्रॉब्लम नज़र आया कि उनकी बॉल, मैं मानता हूँ कि जो लेग ब्रेक बॉलर जो रिस्ट स्पिनर होता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बट इंटरनेशनल लेवल पे या इस तरह लीग के लेवल की क्रिकेट के ऊपर आपको अपनी लेंथ सबसे इंपॉर्टेंस रखती है। ऐसे उसने शुरू में 2-3 चौके रिजवान से खाए तो बाबर काफ़ी उससे अनॉयड भी नजर आए कि आप किस लेंथ पे बॉल कर रहे हो, बट इवेंचुअली उसने अपने नर्व्स को लूज नहीं किया और बाबर की विकेट, उसने रिजवान की विकेट भी ली। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको कॉम्बिनेशन में जेम्स नीशन के बारे में नेशन का देखें, वो मेनली तो वो बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। ये इनकी बात कर लें, पोलार्ड की कर लें, ब्रेथवेट की बात कर लें, ये जरा रिलाय करते हैं वैरायटीज के ऊपर, स्लो वन के ऊपर। आप इनकी 6 में से 4 बॉलें देखेंगे कि वो मेनली आपको स्लोअर वन नहीं कर रहे होंगे, नकल बॉल कर रहे हैं। जिस तरह ब्रेथवेट ने विकेट ली तो उसने नकल बॉल पे ली। की कमी ने काफी महसूस हो रही है। हाँ। देखें जहाँ अभी दूसरी एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज, नहीं, मीर हमजा तो कराची किंग्स की तरफ से खेले, वो इनका तो पार्ट नहीं थे वो। तो ये इनका जो लाइनअप है इसके अंदर अभी देखना पड़ेगा बैकअप के ऊपर, जो इनकी बेंच स्ट्रेंथ है उसमें से जो प्लेयर्स है। जो चीज़ पीएसएल में अगर ओवरऑल बात करें तो जहाँ हमें बैटिंग और बॉलिंग, बहुत अच्छी बैटिंग देखने को मिली है, ओवरऑल बॉलिंग बहुत अच्छी देखने को मिली है, लेकिन फील्डिंग बड़ी स्लॉपी नजर आ रही है, कैचेस भी छूट रहे हैं और बॉलिंग भी ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल फील्डिंग डिस्प्ले पे ओवरऑल इनके ना अगर हम बात करें तो इनके पास अरशद इकबाल है जो पहले कराची किंग्स से खेलते थे, वो अब ज़ल्मी में है। तो ये एक अच्छा बड़ा तगड़ा किस्म का बॉलर है, बड़ी हैवी बॉल्स करता है, इसकी लेंथ बड़ी ज़बरदस्त है, डोमेस्टिक में काफ़ी आउट किए हुए हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। फिर अगेन बैटिंग के अंदर जो इनको प्रॉब्लम नज़र आ रहा है उसके अंदर हारिस सुहेल इनके डगआउट में है, तो इस तरह के मुजीबुर रहमान इनको प्रॉब्ली शायद ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पीटर प्रॉब्ली इनको रिप्लेसमेंट के तौर पे आएंगे। तो इस तरह की कुछ है। तो ऑप्शंस बॉलिंग के अंदर इनके पास ज़रा कम नज़र आ रही है हमें, बैटिंग के अंदर इनके पास काफ़ी है, खुरम दानिश अजीज़ भी है, खुरम भी इनके पास है, हारिस सुहेल है। तो बैटिंग के अंदर इनको प्रॉब्लम ऐसा इतनी नज़र नहीं आ रही, बट बॉलिंग इनकी यस, जब से वहाब रियाज की हमें परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ नज़र आई है तो इनकी बॉलिंग लाइनअप एक्सपोज होना शुरू हो गई है। इवन तो हम मुल्तान की बात कर रहे थे कि सबसे वीकर बॉलिंग लाइनअप नज़र आ रही है, बट उसामा मीर ने और दोनों एहसानुल्लाह ने आके वो सारा कवर अप कर दिया। कई दफ़ा होता है कि एक आधा प्लेयर, जिस तरह हारिस की हम बात कर रहे हैं, कोई बैटिंग के अंदर या बॉलिंग के अंदर ऐसी एनर्जी लेके आता है टीम के अंदर कि पूरी टीम को लिफ्ट अप कर देता है। तो ये मेरा ख्याल है कुछ कॉम्बिनेशन, जिस तरह मैंने कल भी बात की, 4-5 मैचेस के बाद आप फाइनल 11 बनाने में सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि उससे पहले एक्सपेरिमेंट फेज चलता है। वहाब रियाज खुद ही थोड़ा इस जो अपनी गलतियों दुरुस्त करने की कोशिश करें, एक तो बॉलिंग डिसिप्लिन जो नो बॉल्स की उनसे बार बार हो रहा है उस पर फोकस करें और थोड़ा फील्डिंग पे फोकस करें, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ कवर हो सकती है। अगर वो वहाब रियाज का अगर नो बॉल की इंसिडेंट की बात करें तो ये इनका थ्रू आउट कैरियर जब से 2010 से इन्होंने डेब्यू किया इसी तरह रहा। जैसे मोहम्मद शमी आपको याद होगा, उनका भी पेस काफ़ी तेज़ था, बट उनकी लेंथ का मसला रहता था, कोई एक जगह पे बॉल पिच नहीं कर पाते थे, अच्छी लेंथ पे करते थे। ये बेसिकली इन बॉलर्स को कहा जाता है रिदम बॉलर। इनका रिदम चल रहा है तो ये बैट्समैन को हिलने नहीं देंगे, ठीक है। ये लेकिन रिदम चल भी तो सकता है, जो मजीद आगे टर्न मुश्किल होता है इन बॉलर्स के लिए, इन ऐसे बॉलर्स के लिए रिदम में आना थोड़ा मुश्किल होता है। इनकी ऑलरेडी एक फॉर्म चल रही होती है, उस फॉर्म के अंदर है, रिदम चल रहा है, तो ये डेविस्टेटिंग किस्म के बॉलर बन जाते हैं। रिदम नहीं है तो वो ये नहीं आप कर सकते कि ये कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे तो रिदम आ जाएगा। उसके लिए एक फॉर्म का या रिदम में आने के लिए एक मोमेंटम इनको चाहिए होता है, वो इनका कंटिन्यूसली चल रहा होता है, और यही वजह होता है लेकिन थोड़ी ऐसे बॉलर्स को रन थोड़ा बंदा कंसंट्रेट बेहतर करे तो सीधी सीधी फील्डिंग तो रोक सकता है। हाँ ऑब्वियसली ये फिटनेस, जो फील्डिंग के मसले हैं ना, ये फिटनेस के साथ जुड़े हैं। जब आपकी मेरे ख्याल में तो जो 2-4 फील्डिंग मिस उनसे हुए हैं वो फिटनेस का उससे कोई किरदार नहीं, वो तो कंसंट्रेशन लैप्स के नजर आ रहे हैं। इसमें ना इज़हार क्रिकेट में बोला जाता है कि बैटिंग और बॉलिंग ये तो आपकी टोटल स्किल के ऊपर डिपेंड करती है। जो फील्डिंग ऐसी चीज है जो पैशन से होती है, उसके लिए आपका कोई कंसर्न नहीं है स्किल का, और ये उसमें जो चीज मैटर करती है वो आपका एंजॉय करना, उसको पैशनेट होना फील्डिंग के, और ये वही चीज है क्रिकेट के अंदर जो एक प्लेयर के कंट्रोल में होती है। क्योंकि बैटिंग में जिस तरह हम कल भी बात की कि अगर अच्छी बॉल कोई पड़ जाए आप आउट हो सकते हो, बॉलिंग में आपको एक बुरी बॉल, अच्छी बॉल आपको हो सकता है हिट भी लग जाए, बुरी बॉल पे आप विकेट भी ले सकते हो।
बट फील्डिंग एक ऐसी चीज़ है क्रिकेट के अंदर जो आप एक प्लेयर के कंट्रोल में होती है। वो उसे जितना एंजॉय करता है, जितना उसके लिए पैशनेट होता है, उतना ज़्यादा वो उसमें सक्सेसफुल रहता है। तो गेम को एंजॉय करना चाहिए, मेरा ख्याल है ये सबसे। और इतना एक्सपीरियंस प्लेयर जिसका कैरियर ऑलमोस्ट 13-14 ईयर्स का है, और वो तो खैर अपना अभी तक एम यही रख रहे हैं कि मैं अगला वर्ल्ड कप भी खेलूँ, बट अगर उनका ये एम है तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत पड़ेगी और बड़ा स्पेशल किस्म की एनर्जी लानी पड़ेगी गेम के अंदर, जो उनकी टीम के लिए भी बड़ी ज़रूरी है और उनके अपने कैरियर को भी हाई नोट पे ख़त्म करने के लिए भी ज़रूरी है। बट अब यहाँ से आगे पेशावर ज़ल्मी के कितने अच्छे चांसेस हैं और उनके पास, और ये अपना लाइनअप कैसे एग्जैक्टली चेंज करें, किसकी एडिशन सब्ट्रैक्शन करें? देखिए, जिस तरह मैंने अभी 2-3 प्लेयर की खुरम शाद की बात, उसकी बात की, अरशद इकबाल की बात की, ये ऐसा प्लेयर है, मेरा ख्याल है एक पेस अटैक में इनको कमी है। एक ऐसा फास्ट बॉलर इनको चाहिए लेंथ के अंदर अपनी बॉलिंग लाइनअप के अंदर के जो इनको क्योंकि अभी विकेट्स सारे लेके दे। बॉलर्स इनके थोड़े शेकी हैं। मतलब ओबियसली बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस नजर आती है। अरशद इकबाल कोई एक बॉल अच्छी करता है, उसमें सलमान इरशाद जो है फिर कोई बुरी करता है। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि अब उनका जो स्पिनर है मुकीम, वो भी डिफरेंट लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। वहाब रियाज खुद भी कंसिस्टेंट बेसिस पे एक लेंथ पे बॉल नहीं कर पा रहे, तेज करने की कोशिश कर रहे हैं जिसपे रन्स कंसीड हो रहे हैं उनको भी। तो ये मेरा ख्याल है कि अरशद इकबाल एक ऐसी इनके डगआउट में बॉलर है जो फौरन से आके अपना मार्क छोड़ सकता है और बड़ी अच्छी एडिशन हो सकती है। और ये जैसा मैंने कहा कि अब वो 2-3 मैचेस हो गए, 2 मैचेस हो चुके हैं, तीसरे मैच में कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, चौथे में करेंगे, उसके बाद मार्जिन खत्म हो जाएगा तमाम टीम्स के लिए। ये सिर्फ ज़ल्मी की बात नहीं मैं कह रहा, तमाम टीम्स के लिए, क्योंकि उनके पास अगर उसके बाद भी अगर पॉइंट नहीं ले पा रहे तो अगले पॉइंट्स अगले मैचेस के अंदर तो डू एंड डाई वाली सिचुएशन पे आ जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है कि 6 में से 4 टीमों ने आगे जाना है प्ले ऑफ के लिए, और फिर आपकी जब कंडीशन चेंज होंगी, जैसे आप पिंडी में जाएंगे और फिर आगे लाहौर में आएंगे, तो फिर उधर भी प्रॉब्लम हो सकता है उन कंडीशन के साथ कस्टमाइज होने के लिए। तो फाइनल 11 बनाना, प्लेयर्स को जेल इन करना, उसका मार्जिन जो है उन खास तौर पे उन टीमों के लिए जिनके पास अभी कोई विक्ट्री उनके बोर्ड पे नहीं लगी या एक आधी मिली है, उनके लिए बहुत वाइटल है। अदरवाइज जिस तरह हमने लास्ट सीजन में देखा, शुरू में हमें नज़र आ गया कि कराची और कोयटा जो है वो हंट में नहीं है प्ले ऑफ की, और हमने बड़ा इजीली देखा कि वो बाहर हो गए और 4 टीमें आगे चली गई। और आज इरफान कोयटा ग्लैडियर्स कराची किंग्स का ही है मैच। अभी टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आके आज के मैच बात करेंगे, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे पीएसएल ट्रांसमिशन में, आज भी मैच खेला जाएगा जी, कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स। ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, ये मैच दोनों डिसाइड टीम्स करेगा अभी पता चलेगा कौन से सबसे लो पे है। ये डिसाइड करेगा कि कौन पीएसएल टॉप करेगा नीचे से। अच्छा पॉइंट था आपका। देखिए, एटलीस्ट कोई दोनों में से किसी एक को विक्ट्री तो मिलेगी, थोड़ा सा उसका मोमेंटम बनेगा। थोड़ा सा अगर डिटेल में आई थिंक इसको डिस्कस किया जाए तो जो कम्बिनेशन नज़र आ रहा है कोयटा का थोड़ा सा बेहतर नज़र आ रहा है, और आई फील कि उनकी जो टीम का कम्बिनेशन है थोड़ा डेवलप आ दो कि बड़े लोज टोटल पे वो लास्ट मैच में एहसानुल्लाह की डेविस्टेटिंग बॉलिंग से आउट हो गए, बट उसकी एक कम्बिनेशन बेहतर नज़र आ रहा है। कराची जो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ओवर एक्साइटमेंट के अंदर ज़्यादा करने के चक्कर में कुछ चीज़ें एंड में गलत कर गए, हालांकि दोनों मैचेस में दे वर इन द क्या ये वापस हिस्ट्री रिपीट हो रही है लास्ट ईयर की? और वही हमने जिस तरह बात की ब्रेक से पहले कि दोनों टीम लास्ट टाइम भी इसी तरह एंड पे थी। कराची तो खैर अपने सारे मैचेस हारे सवाए एक मैच जीत पाए, कोयटा भी ट्रबल ही करता रहा, कोई कॉम्बिनेशन डेवलप नहीं हो पाया। बड़ी एक फनी चीज़ उसमें यह थी कि लाहौर के अंदर वालों से पूछा गया कि आप तो बड़ा अच्छा इस दफ़ा लास्ट सीजन में खेले, कहते हैं हमने उनके जो ऑनर हैं नदीम उमर साहब से कहा कि हम आने आपसे सीखा, जो कुछ आप करते थे हमने अडॉप्ट किया, और आप वो कुछ कर रहे हैं जो हमने कर किया। तो ये एक अच्छा साइन है जो चले एटलीस्ट कोई किसी देख को सीख रहा है। अब मेरा ख्याल है कोशिश की जा रही है कोयटा की तरफ से अपना कम्बिनेशन, क्योंकि उनका मेरा मानना यह है कि उनका कैप्टन जो है सरफराज अहमद वो सबसे सीजन्ड और श्रूड कैप्टन है, गेम अवेयरनेस उसकी बहुत ज़्यादा है, बॉलिंग लाइनअप बड़ी अच्छी है, हसनैन और हम देख रहे हैं नसीम शाह उनके पास है, बैटर में भी बड़े बड़े अच्छे उनके पास जेसन रॉय जैसे है, नवाज है, कहार उनके पास है। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो कम्बिनेशन बनने में, डेवलप होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि कुछ प्लेयर ने अभी 2-4 दिन पहले ज्वाइन किया, कुछ पहले से थे, शायद एक आधा अभी भी ज्वाइन कर रहा है उनको। तो ये मेरा ख्याल है कि मोमेंटम जब एक दफ़ा गेन कर जाएंगी टीम, फाइनल 11 वाली जो बात मैं बार बार कर रहा हूँ, वो एक दफ़ा वो कंफर्म कर रही अभी हम क्या चेंजेस देख रहे हैं? कोयटा की साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, साइड में जो आप कह रही हैं, हम ऑन पेपर मुझे लग रहा है थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हसनैन, सरफराज, टीम तो मेरा ख्याल है वही खेलेगी, उमर अकमल उनके पास है, विल स्मिथ को शायद चांस दिया जा सकता है, हसरंगा अब ऐड हो सकते हैं उनकी टीम में।
उसके अलावा तो साद अली की जगह मोहम्मद हफीज़ आ चुके हैं। जैसे हफीज़ का हमने लास्ट मैच में बात की, और हफीज़ जैसे प्लेयर को नंबर 4 तक तो मेरा ख्याल एटलीस्ट खेलना चाहिए। ठीक है। अगर वो छठे या 7वें नंबर पे आएंगे तो फिर उनकी कोई रोल बनता नहीं, क्योंकि उन्होंने इनिंग्स को एंकर करना है, खुद भी रन करने हैं, लड़कों को खिलाना भी है, लेके भी चलना है, डेवलप भी करनी है इनिंग्स। तो वो छठे 7वें पे खेलना मेरा ख्याल है उनके लिए वो मिसरीड करके कंडीशन को या अपने कम्बिनेशन को वो सही तरह जज नहीं कर पाए। तो ये मेरा ख्याल है उनका डग आउट, उनकी थिंक टैंक जो है इस पर ज़रूर बात कर रही होगी। ठीक है। तो बॉलिंग लाइनअप तो मेरा ख्याल है मोस्ट लाइकली उनकी सिमिलर ही रहेगी, कुछ ऐसा हमें लगता नहीं। Changes not expected, गुप्टल का ठीक है। और जिस तरह के जेसन रॉय का स्टाइल है, बहुत इस्लामाबाद के भी दोनों ओपनर हमें लगते हैं कि बहुत ज़बरदस्त है, इनका भी ऐसा ही है। गुप्टल और अगर दोनों जेसन रॉय में से कोई एक भी क्लिक कर जाता है, और मेरा ख्याल है इनके अंदर वो एबिलिटी है कि ये सिंगल हैंडली गेम को वे लेके जा सकते हैं। अच्छा, इजहार कराची किंग्स का मैं आपसे पूछूंगी कि आपने पहले भी कहा था कि उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए जितनों की ज़रूरत नहीं थी, और बहुत ज़्यादा चेंजेस फिर वही वहाँ पे 0.0 पे ले आता टीम को कि अभी वो जले नहीं हुए होते। तो अब हम कैसे देख रहे हैं आज के मैच में, आपको क्या लाइनअप लग रहा है? मेरे ख्याल में इस मैच में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस करेंगे। जो पिछले मैच में इन्होंने चेंजेस की थी, कटिंग की जगह लेके आए थे फुलर को। फुलर ने बैटिंग तो अच्छी की, लेकिन उन्होंने बॉलिंग में बड़े एक्सपेंसिव रहे। तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि बेन कटिंग को ये दोबारा लेके आएंगे। उसके अलावा इमरान ताहिर, उसको इन्होंने लास्ट मैच नहीं खिलाया था। वो बड़े एक्सपीरियंस बॉलर हैं और शायद मिडिल ओवर्स में उसकी कमी भी महसूस हुई, क्योंकि वो विकेट टेकर हैं। तो हो सकता है उसको ये दोबारा वापस लेके आएँ। अदरवाइज इनकी लाइनअप देखें, जेम्स विंस बड़े स्ट्रॉन्ग तगड़े ओपनिंग बैट्समैन हैं। लकीली शर्जील खान और हैदर अली दो की उनकी पार्टनरशिप लास्ट मैच में थोड़ी स्लो पेस थी, लेकिन दे आर पिकिंग अप फॉर्म। तो ये देखने का बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा कि ये इस मैच में कैसा परफॉर्म करते हैं। बाकी मिडिल ऑर्डर तो उनका स्ट्रॉन्ग है ही है। मैथ्यू वेड उनके पास हैं, शोएब मलिक इनके पास हैं, सीजन प्रो हैं, और इरफान खान उसने भी ग्लिम्पसेस दिखाए। ये भी एक इमर्जिंग प्लेयर है, यंगस्टर हैं, और अभी तक इनका जो स्ट्राइक रेट है वो बड़ा अच्छा जा रहा है। डोमेस्टिक लीग में 150 प्लस इनका स्ट्राइक रेट रहा है नेशनल T20 कप में, और लास्ट मैच में भी इनका 172 स्ट्राइक रेट था, और इन्होंने 2 छक्के भी मारे थे। इनमें पोटेंशियल है अच्छा खेलने का। ये एक सरप्राइज पैकेज है अगर तो ये चल जाए। ये जिस तरह साइम अयूब और मोहम्मद हारिस ने पेशावर ज़ालमी के लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, इनमें भी ये पोटेंशियल है। ठीक है। उसके बाद अगर बॉलिंग पे आए, मोहम्मद आमिर क्रूशल बॉलर है। मूसा खान ने विकेट्स ली लेकिन एक्सपेंसिव रहे लास्ट मैच में। ये उसके अलावा जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें बड़ा क्रूशल है कि इमरान ताहिर के आने से और बेन कटिंग के आने से हो सकता है ज़्यादा कंट्रोल ये ले आए अपनी बॉलिंग के अंदर। तो ये डिपेंड करता है कि टॉस कौन जीतेगा। टॉस और अगर चेस करे हुए तो फिर तो मैं कराची किंग को बैक करूंगा जीत। ठीक है। अच्छा, अभी हम देख भी लेते हैं अपनी स्क्रीन के पे कि जब से PSL शुरू हुआ तब से क्वेटा ग्लैडिएटर्स कराची किंग्स ने कितनी दफ़ा मैचेस खेले और उसमें उनके क्या रिजल्ट रहे। जी, सबसे पहले PSL में 2 मैचेस खेले और वो दोनों ही क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीते। फिर PSL नंबर 2 में उन्होंने फिर से 2 मैचेस खेले और फिर से क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीते। 2018 के PSL में 2 मैचेस खेले और वो टाई था, एक कराची किंग ने जीता और एक क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने जीता। 2019 PSL में 2 मैचेस खेले, उसमें वो दोनों कराची किंग्स जीत गए। 2020 के PSL में फिर से 2 मैचेस खेले और 2 क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीते। 2021 के PSL में 2 मैचेस खेले, 2 ही कराची किंग्स जीत गए। और 2022 जो लास्ट PSL था उसमें 2 मैचेस खेले और 2 क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीत गए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शुरू से ही क्वेटा का ज़्यादातर रुझान रहा है जीतने का। तो आज क्या हम देख सकते हैं कि फिर से एक दफ़ा विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? उसमें कराची की जिस तरह इजहार ने बात की, कुछ 2-3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। सबसे मेजर तो उनको जो चेंज करना है, मैथ्यू वेड का नंबर को उनको सिलेक्शन करनी है। ठीक है। मैथ्यू वेड जैसा प्लेयर या तो ओपनर बनता है, या जिस तरह वो अपनी ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए जो रोल है वो फिनिशर का रोल है। आप जब हमने देख रहे हैं कि अगर आप हैदर अली को मेरा ख्याल है नंबर 3 पे भी किया जा सकता है, वो डोमेस्टिक में बहुत नंबर 3 पे खेले हैं। अगर तो टीम मैनेजमेंट समझती है कि आपका हैदर अली का रोल एज ए ओपनर है, तो फिर आपको मैथ्यू वेड का जो रोल है वो 5वें या 6ठे नंबर पे फिनिशर का रोल है, 3-4 ओवर देना। बट अगर आपको लगता है कि आपने शर्जील के साथ बिल्कुल ऑल अटैक पे जाना है, आपने बिल्कुल डिमोलिश कर देना है दूसरी टीम की लाइनअप को और पावर प्ले का बहुत एग्रेसिव इस्तेमाल करना है, तो फिर उसकी शर्जील के साथ ओपनिंग की स्लॉट बनती है। ठीक है। अच्छा इजहार, आपका वैसे आज का वोट किस टीम की तरफ है? मैं तो कराची को बैक कर रहा हूँ। उसकी वजह ये कि क्वेटा का जो लास्ट मैच था उसमें बड़ी देवर इन शैम्बल्स और बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी। कराची के जो 2 मैच गए हैं उनमें देवर इन द गेम, ख़ास तौर पे पहले मैच में तो वो तो आखिरी ओवर में डिसाइड हुआ था। दूसरा मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तो दे ब्लू देम अवे। अदरवाइज
तो उस तीसरी जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि होम ग्राउंड भी है। कराची को पता है कि यही मैचेस हैं जो हम होम में खेलें, बाकी मैचेस जब नॉर्दर्न साइड ऑफ द कंट्री खेले जाएंगे तो अभी उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये होम में मैचेस दी जाएं और उनके पास क्राउड भी उन्हें सपोर्ट करेगा और हो सकता है वो अपनी गलतियों से सीख लें और आज कोयटा को हरा और दें। इसमें ना इनके पास एक बड़ा ज़बरदस्त स्पिनर है तबरेज़ शम्सी, वो भी इनके स्क्वाड का पार्ट है। अगर तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया टीम को और वो अगर प्लेइंग 11 का पार्ट बनते हैं और वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है। राशिद खान की जब हम बात करते हैं T20 के अंदर कि वो नंबर 1 है रैंक पे, इसी तरह तबरेज़ शम्सी भी उनके साथ हमेशा कम्बिनेशन में रहते हैं, कभी वो नंबर 1 कभी ये राशिद। तो तबरेज़ शम्सी एक ऐसा बॉलर है जो बहुत ज़्यादा विकेट टेकिंग एबिलिटी रखता है। तो T20 क्रिकेट या हर फॉर्मेट के अंदर आप देखें तो विकेट लेना बहुत ज़रूरी है। T20 के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है क्योंकि आप फिर मार्जिन नहीं देते दूसरी टीम को कवर अप करने का। ODI और टेस्ट में कई दफ़ा विकेट लेने के बाद आप कवर अप कर सकते हो, बट T20 के अंदर बहुत कम मार्जिन होता है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ऑल अटैक पे जाना पड़ेगा कराची को। जो उनकी जो अप्रोच थी वो रिजर्व थी, ज़रा कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। डिस्पाइट ऑफ इट, जैसे ज़ार ने कहा कि कोयटा बुरा मैच खेला मेरा, बट अभी भी मैं उसको ज़्यादा देख रहा हूँ बेहतर पोजीशन में, क्योंकि उनके पास जो एबिलिटी है या जो कॉम्बिनेशन उनकी टीम का है वो ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रहा है मुझे। वो दे आर क्लियर अबाउट देयर प्लेइंग 11, तो वो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खेल सकते हैं। और सरफराज खुद सारी ज़िंदगी जो है वो कराची में ही खेला और सम हाउ अगर देखा जाए तो उनकी भी वो होम ग्राउंड ही देखा जा सकता है। नाम के लिहाज से तो ओबियसली कोयटा ग्रेजुएटर है, बट वैसे देखा जाए तो मोस्टली लड़के कोयटा के जो हैं लेकिन वो कराची में खेलते हैं। कोयटा का जो मिडिल ऑर्डर है काफ़ी एजड मिडिल ऑर्डर नहीं है, उनके पास मोहम्मद हफीज़ है, उमर अकमल है, इफ्तिखार है, ये सारे बड़े एजड। लेकिन हफीज़ को आप कह सकते हो कि एक्सटीरियर प्रो है या बहुत ज़्यादा, बट इफ्तिखार तो आपकी पाकिस्तान टीम का पार्ट है। उमर अकमल एक ऐसा प्लेयर है जिसके पास ही हैज़ ऑल द शॉट्स, बट एज के साथ वैसे एक्सपीरियंस भी आता है। एक्सपीरियंस वो बाकी जो इमर्जिंग प्लेयर है और बड़ा एराटिक और इनकंसिस्टेंट किस्म का मिडिल ऑर्डर है। और लास्ट ईयर भी इनका ये मसला था कि जो इनके ओवरसीज प्लेयर्स थे, ओपनर्स, दे वर एक्सीलेंट, लेकिन जो डोमेस्टिक प्लेयर्स थे और मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स थे वो बड़े इनकंसिस्टेंट। मेरा ख्याल है कि ये इफ्तिखार उसको बैलेंस आउट करता है, क्योंकि उमर अकमल बैशर है, हमें सब पता है कि वो पावर हिटिंग करता है। हफीज़ भी एंकर करता है, इफ्तिखार दोनों का रोल प्ले कर सकता है, वो इनिंग्स को बिल्ड भी करता है और जब सेटल डाउन हो जाए तो बड़ी शॉट भी लगा सकता है। अभी हमें 6 छक्के उनके याद है। तो मेरा ख्याल है कि इससे बैलेंस आउट होता है। फिर नवाज और सरफराज खुद आके चिप ऑन कर सकते हैं। नवाज भी पूरा एक पावर हिटर है, पाकिस्तान को कई मैचेस में जिता चुके हैं। सरफराज की भी बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई है। तो मेरा ख्याल है एक बुरी परफॉर्मेंस की वजह से हम कोयटा को बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते कि उनके पास एबिलिटी नहीं है कम बैक करने की। मेरा ख्याल है ही हैज़ ऑल द करेज एंड प्ले टू ऑल द बेटर क्रिकेट अगेन इन द नेक्स्ट गेम। तो वो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा कम बैक करेंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे आई लाइक टुडे कि आप दोनों ने डिफरेंट साइड्स लिए। अब एक्चुअली पता चलेगा किसकी प्रेडिक्शन ठीक जाती है। ये तो था आज का मैच, वो हम देखते हैं कि कौन जीता है। बट जब से ये वाला PSL स्टार्ट हुआ है, PSL सीजन 8, कल इज़ द फर्स्ट टाइम जब के दिन में 2 मैचेस होंगे। सुबह जो होगा मैच वो होगा मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। जैसे कि आप दोनों कहते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स ऑन पेपर अभी बहुत अच्छी टीम है, तो कल हम क्या देख सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड में कौन कैसा खेल रहा होगा और किस स्ट्रेटजी के साथ आएगा? ये बड़ा ही एक्साइटिंग मैच होगा। ये दोनों टीम्स बहुत ही तगड़ी हैं सर। मुल्तान सुल्तान अभी तक 3 में से 2 मैच जीत चुका है और बड़ी अच्छे अप परफॉर्म कर रहा है, उनका पीक कर रहे हैं इस टाइम। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी जो पहला मैच जीता है बहुत एक्सीलेंट उन्होंने खेला। मनरो की बड़ी शानदार इनिंग्स थी जिसमें उन्होंने तबाह कर दिया। आजम खान ने बहुत अच्छा खेला। तो ये बड़ा एक्साइटिंग मैच होगा। दोनों टीम्स क्लैश ऑफ द टाइटन्स है एक किस्म का, दोनों अच्छा खेल रही हैं, दोनों फॉर्म में है। तो ये भी एक तो टॉस बड़ा क्रूशल होगा और इसी तरह हम देखेंगे जो भी टॉस जीतेगी वो चेस की तरफ जाएगी। नहीं होगा क्योंकि ये डे मैच है, ड्यू फैक्टर नहीं है। तो मेरा ख्याल है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर जीती है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड चेस की तरफ जाएगी, बट अगर मुल्तान जीती है तो शायद वो बैटिंग की तरफ जाए, क्योंकि उनके पास जो स्पिनर है सामा मीर वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट टेकिंग एबिलिटी रखते हैं। और जिस तरह की बॉल जब क्योंकि सन लाइट पूरी अपनी जोबन पे होगी तो वो उसके लिहाज से बॉल ज्यादा स्पिन कर रही होगी, ग्रिप कर रही होगी। और उनका शादाब खान और उसामा मीर का भी मुकाबला होगा। ये राइवरी हम देखते जा रहे हैं, बढ़ती चली जा रही है। और इसी तरह राइवरी सब टीम्स में बढ़ती चली जा रही है एक्चुअली। और डे मैच जो है उसका यही फायदा होता है कि आपकी कोशिश होती है कि आप रन्स ऑन द बोर्ड बड़े लगाएं, ज्यादा टोटल सेट करें। और मुल्तान सुल्तान जिस तरह की बैटिंग फॉर्म उनकी चल रही है, अभी तो टिम डेविड ने खेलना, अभी टीम का पार्ट नहीं बने, मेरा तो ख्याल है जगह नहीं बन रही, बट अगर वो बनते हैं तो वो बहुत बड़े पावर हिटर हैं। और उसके अलावा मेरा ख्याल है कि मुझे जो नज़र आ रहा है अगर टीम डेविड आते हैं तो शान मसूद की फिर टीम में जगह नहीं बनती, क्योंकि जिस तरह के बाकी उनका जो प्लेयर्स हैं प्लेइंग 11 है उसमें वो सब के सब बैटर जो हैं वो आइडियल हैं फॉर द T20 फॉर्मेट।
तो शान मसूद थोड़ा सा हमें नज़र आ रहा है कि वीकर लिंक नज़र आ रहे हैं, और जो उनसे रिक्वायर्ड होता है कि पावर प्ले के अंदर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। अब देखना पड़ेगा कि किसी तरह लिली रूसो को अगर टिम डेविड ऐड होते, टिम डेविड हम जानते हैं कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, वो फिनिशर के रोल पे आते हैं 5वें या 6ठे नंबर पे, तो शायद लिली रूसो को ओपनिंग स्लॉट के ऊपर लेके, क्योंकि जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी हुई है वो पावर प्ले को भी बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। प्लेयर जो एक वन डाउन एक पोजीशन पे नंबर 3 पे बहुत अच्छा खेल रहा है और दोनों मैचेस में उससे अच्छा परफॉर्म किया है, तो क्या आपके ख्याल में उसकी पोजीशन चेंज करनी चाहिए कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी हुई है, मकसद क्या है? अब ये देखिए कि उसने तीसरे नंबर पे आके रिजवान के और शान मसूद के स्लो खेलने को कंपनसेट किया। जब इस तरह की फॉर्म हो तो यू कैन डू द एक्सपेरिमेंट, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। उसकी मिसाल मैं आपको देना चाहूँगा, 2 फॉर्मेट पहले जो हमारे थे शोएब मकसूद जो मुल्तान की तरफ से खेलते थे, वो नंबर 3 पे आते थे। जब उन्होंने देखा कि हर मैच में वो रन्स कर रहे हैं, बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, तो जो उनके कैप्टन रिजवान ने और एंडी फ्लावर ने उनको ओपनिंग का स्लॉट दिया, क्योंकि मेरी शोएब मकसूद से खुद भी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारी जो फॉर्म लगी हुई है उसमें लगता है कि तुम उसको ज़्यादा अच्छा यूटिलाइज करते हो। उन्होंने रिजवान के साथ ओपन करनी शुरू की, हर मैच में बारे में ये भी कहा जाता है कि जो न्यू बॉल है, स्विंग बॉल है, उसको शायद रेली रूसो इतना अच्छा नहीं खेलता, लेकिन इस वजह से उनको वन डाउन जब आते हैं तब बॉल थोड़ी स्विंगिंग नहीं होती और पावर प्ले नहीं है। ऐसा नहीं है, रेली रूसो एक ऐसा बैट्समैन है जो मेरा ख्याल है करंट एरा के अंदर हर तरह की क्रिकेट खेल रहा है और सारी लीग में भी खेल रहा है। साउथ अफ्रीका की टीम का भी दोबारा मेंबर बन चुके हैं, वो स्विंग उनके लिए मसला नहीं है। और पाकिस्तानी कंडीशन के ऊपर तो वैसे भी हार्डली 1 या 2 उनका जो रिकॉर्ड है एज ओपनर और या पावर प्ले ओवर्स में इतना अच्छा रहा नहीं है हिस्टोरिकली। देखिए, आपने हर कम्बिनेशन बनाना है टीम के अंदर। आपने जैसे हम बात कर रहे हैं कि शान मसूद जो उनसे एक्सपेक्टेड है वो नहीं डिलीवर कर पा रहे, तो आपने टिम डेविड को अगर इंडक्ट करना है तो किस प्लेयर की जगह पे करना है? बाकी रेस्ट ऑल और परफॉर्मिंग शान मसूद की जगह पे करते हैं तो रिली रूसो बड़ा इजीली ओपनिंग स्लॉट पे आ सकते हैं। बेहतरीन ओपनिंग कर सकता है इससे। अभी उन्होंने डोमेस्टिक में और अपने जो बिग बैश के अंदर देखें ऑस्ट्रेलिया की तरफ किसी भी लेवल पे ओपनिंग नहीं की। उनका रोल जो है वो है ही मिडिल ऑर्डर का, कैड में आके इस्लामाबाद यूनाइटेड से हम किसकी ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? कौन ओपनर्स होंगे उनके? देखिए, उनका तो पॉल स्टेरलिंग होते हैं उनके ओपनर। मेरा लिए हसन नवाज है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मनरो को ओपन आना चाहिए, क्योंकि मनरो ने जिस तरह की खूबसूरत इनिंग्स खेली, हाँ वो न्यूजीलैंड की तरफ से और या डोमेस्टिक के अंदर भी तमाम लीग के अंदर, वो पहले भी पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स की तरफ से भी खेलते रहे हैं, वो एज ए ओपनर ही खेलते रहे और ओपनिंग के अंदर उनकी बेतहाशा परफॉर्मेंसेस हैं। न्यू बॉल को खेलना, हिट करना, दायरे का यूज करना। आपको पता है कि दायरे से सिर्फ 2 प्लेयर बाहर होते हैं, तो ये 6 ओवर को लूटना होता है बेसिकली ऐसे जो बैट्समैन होते हैं, क्योंकि अगर आप 6 ओवर के अंदर 60-70 का रन कर देते हो तो आपका मिडिल ऑर्डर और तमाम प्लेयर्स के लिए फिर आसानी हो जाती है। मेरा ख्याल है कि दोनों टीम्स ना विनिंग कॉम्बिनेशन से स्टिक करेंगे। ये एक टेंडेंसी होती है कि जब आपकी टीम जीत जाती है तो इस तरह के जो माइनर फ्लॉज होते हैं वो ओवरकम हो जाते हैं। शान मसूद ने हालांकि पिछले मैच में इतना अच्छा नहीं खेला, 25 बॉलों में 20 रन किए। और दूसरा ये भी टेंडेंसी होगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में बात करें, वो चाह रहेंगे कि मनरो ने एक पिछले मैच में अच्छा खेला तो हम उसके नंबर को क्यों डिस्टर्ब करें। एक ये भी मेरे ख्याल में तो दोनों टीमें जो एग्जिस्टिंग कॉम्बिनेशन है कंफर्टेबल थे तो उधर ही रखें। अभी तो इनका जैसे है कम्बिनेशन के अंदर खुशदिल शाह की भी परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं है ऐसा चाहिए, बट रिसेंट फॉर्म हमने देखी बिग उसमें बांग्लादेश प्रीमियर लीग के अंदर भी उन्होंने सेंचुरी की और बड़ी ज़्यादा पावर हिटिंग कुछ मैचेस के अंदर देखी। तो ये एक ऐसा प्लेयर है जो अभी बाकी ओवर शेडो है बाकी परफॉर्मेंसेस के अंदर, वो एक परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह बाकी इस्लामाबाद की भी बात करते हैं तो इस्लामाबाद की टीम जो है बड़ी बैलेंस और बेहतर नज़र आ रही है। आसफ अली इनका अभी रन नहीं किए, पास में बहुत रन किए, फ़हीम अशरफ है, वसीम जूनियर है, कॉलिन मनरो की हम बात ऑलरेडी है, एलेक्स हेल्स। ये मेरा मानना यह है कि पूरी दुनिया में जो 2-3 हम प्लेयर की बात करते हैं ओपनर के तौर पे जो बहुत पावर हिटिंग करते हैं, अभी रिसेंट जो सीरीज पाकिस्तान के अगेंस्ट भी खेली और वर्ल्ड कप के अंदर भी देखा, एलेक्स हेल की परफॉर्मेंस वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। आजम खान है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी। वो ओपनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं कि अगर ओपनर के एलेक्स हेल अगर किसी तरह क्लिक करता है इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर, और पॉल स्टेरलिंग जो है, ये 2 ऐसे बैट्समैन हैं जो आयरलैंड की तरफ से खेलते हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ बड़े लंबे टाइम से एसोसिएटेड हैं, तो ये अगर दोनों ओपनिंग कम्बिनेशन के अंदर चलते हैं तो मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद का मार्क है। बट शदाब की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल याद होगी, उसने कहा कि हमने जब ड्राफ्ट बनाया, अपनी टीम सेलेक्ट की, तो हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव था कि हमने तमाम बैशर और एग्रेसिव क्रिकेट वाले लड़के लेने हैं, चाहे बैटिंग की बात करें, बॉलिंग करें, और ये वाहिद साइड है जिसके 10वें नंबर तक बॉलिंग लाइनअप जो बॉलर्स हैं वो भी बैटिंग करें। हसन अली की बात करें, रोमान रईस की बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक मैं और बात करना चाहूँगा, ये वाहिद साइड मुझे नज़र आ रही है कि जो बड़ी प्रोएक्टिव होके और सोच के खेल रही है। सबसे बड़ी प्राइम एग्जांपल जो देखते हैं हम कि हम सब जानते हैं शादाब का और हसन अली बेस्ट फ्रेंड है,
उसने अपने दोस्त को बाहर बिठाया, नोइंग दिस फैक्ट कि जो हसन अली की जो फॉर्म है वो अच्छी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कई दफ़ा आपको इस तरह के बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। आपका चाहे नंबर 1 प्लेयर हो, अगर उसकी फॉर्म अच्छी नहीं है, प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, तो आपके इसमें कोई मुज़ायका नहीं होता, उसको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, वो डगआउट में बैठे, दूसरा लड़के को चांस देना चाहिए, फिर इस तरह आप कॉम्बिनेशन डेवलप करते हो। इस्लामाबाद यूनाइटेड को देख के मुझे तो इंग्लैंड नेशनल टीम वाली फील आती है। जो भी बैट्समैन आता है एग्रेसिव बैटिंग करता है, अटैकिंग बैटिंग करता है, और बैटिंग डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह इरफान ने बात की, रुमान रईस जो है उनकी फर्स्ट क्लास एवरेज 18 है, विच इज़ अ वेरी गुड एवरेज फॉर अ टेल एंडर, एंड ही कैन बैट एज वेल। बहुत डेप्थ है उनके पास। तो नो डाउट आप इजहार बिल्कुल ठीक है थे। कल का मैच बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, जहां से एक तरफ देखें तो मुल्तान भी बहुत एग्रेसिव अभी तक खेल रहे हैं, और इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी आप लोग कह रहे हैं बहुत एक एग्रेसिव स्टांस है। और टॉम करन की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह हम फ़हीम अशरफ की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो इनके पास एक पूरा कॉम्बिनेशन ये है कि टॉम करन ने बिग बैश के अंदर या दूसरी जो इंग्लैंड प्रीमियम लीग है उसके अंदर भी बहुत रन्स किए हुए हैं। तो ये एक ऐसा इंग्लैंड की साइड का भी T20 में दोनों भाई खेलते हैं, सैम करन और टॉम करन। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो इनके प्लेयर्स हैं दे आर इन फॉर्म। आजम खान जो है उसने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में सेंचुरी बनाई है और बड़े रन्स किए हैं, ठीक है, व्हिच इज थिंग्स आर गोइंग गुड फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड एट द मोमेंट। हर प्लेयर को ना एक अच्छा रोल इरफान, डिफाइन यहाँ किया पे हुआ है। अब आई थिंक हम पॉइंट्स टेबल की तरफ चलते हैं, क्योंकि इतने मैचेस हो चुके हैं कि एक थोड़ी सी स्टैंडिंग बन रही है। एंड लेट्स सी, अभी तक जो फर्स्ट पे टीम जा रही है वो है मुल्तान सुल्तान। सबसे ज्यादा मैचेस उन्होंने ही खेले हैं, 3 मैचेस वो खेल चुके हैं और 2 जीते हैं, 1 हारे हैं, तो उनके सबसे ज्यादा लीडिंग विद 4 पॉइंट्स। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड हैं जिन्होंने खाली 1 मैच खेला है और 1 ही मैच जीता है। उसके बाद आता है लाहौर कलंदर्स, अगेन 1 मैच खेला, 1 जीता विद 2 पॉइंट। पेशावर ज़ल्मी 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा। और उसके बाद कराची किंग्स हम देख रहे हैं कि 2 मैचेस खेले उन्होंने, अनफॉर्चुनेटली वो दोनों ही हार चुके हैं, तो उनके पॉइंट्स तो अभी बिल्कुल 0 पे हैं। सेम इज द केस विद कोयटा ग्लैडिएटर्स, 1 मैच खेला, 1 हार गए, तो उनके पॉइंट 0 हैं। तो अगेन हम देख रहे हैं कि कल जो सुबह में होने जा रहा है वो मैच वो है अभी की जो 2 ऊपर सबसे टॉप टियर टीम्स हैं, मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी इरफान, इसके ऊपर आप क्या कह रहे थे? देखिए, जिस तरह हमने अभी ब्रेक से पहले बात की, तो समहाउ तो मुझे वो जो पॉइंट्स टेबल है उसी तरह के नजर आ रहे हैं जहां हमने लास्ट सीजन को छोड़ा था। उसी तरह के कॉम्बिनेशन चल रहा है, बट अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी कंफर्मेशन कुछ कह नहीं सकते। ग्रेजुअली मेरा ख्याल है टीम कम बैक करेंगी, इम्प्रूव करने की पूरी एबिलिटी रखती है। इस दफ़ा सारी टीमें बड़ी बैलेंस है। लास्ट सीजन में हम बड़ा इजीली बता सकते थे कि कराची की टीम बहुत अच्छी नहीं है, कोयटा की टीम बहुत अच्छी नहीं है, तो हमें फ़र्क नज़र आ रहा था। बट इस दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड मुझे लग रहा है कि एक डार्क हॉर्स है, और जिस तरह की वो एनर्जी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, प्लेयर बड़े उनके वाइब्रेंट किस्म के, कैप्टन बड़ा उनका समझदार है, अग्रेसिव अप्रोच रखता है, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी साइड है कि जो तमाम बॉक्सेस को टिक कर रही है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के तो ऑलरेडी वो अपनी दे भी चुके हैं एक स्टेटमेंट के हम आ रहे हैं, हम एग्रेसिव खेलेंगे। आई थिंक दिस टेबल इज अ वेरी फेयर रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ ईच टीम हैज परफॉर्म्ड इन दिस टूर्नामेंट। बिल्कुल। इसमें अगर कोई मुझे चेंजेस होते हुए, और मेरे ख्याल में तो यही ट्रेंड रहेगा इस टूर्नामेंट का, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स, ये टॉप 3 टीम्स हमें लग रही हैं इस टूर्नामेंट की अभी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेज एंड प्लेयर्स के हवाले से। जो टीम जो एबरेशन लग रही है या जो थोड़ा आउट जो मुझे लगता है जिसमें चेंज आ सकती है, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो आखिरी मैच था, इट वाज मोर ऑफ अ वन ऑफ, जिसमें ऐसा एक मैच होता है जिस तरह पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज वाला मैच था कि आप एक दिन ही नहीं होता, कोई प्लेयर से परफॉर्म नहीं होता। कोयटा ग्लैडिएटर हैज अ पोटेंशियल टू चेंज देयर पोजीशन, अदरवाइज मोर और लेस इसी तरह ही मैं तो देखता हूँ कि पीएसएल चलता हुआ। जी व्यूअर्स, तो हम देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है सीजन 8 की। आज जो मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस कराची किंग्स, वो भी देखने वाला होगा, क्योंकि दोनों टीम्स ज़रूर कोशिश करेंगी जीतने की, क्योंकि वो अभी तक देखा जाए तो थोड़ी लो रैंक कर रही हैं। और कल वाला मैच भी बहुत एक्साइटिंग होना चाहिए। कल वाला जो 2 मैच है वो 2 टॉप टियर की टीम्स है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की ट्रांसमिशन। कल सेम टाइम पे आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।